नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा नैनीताल के अंदर आने वाली विधानसभा खटीमा का दौरा किया। वहीं स्थानीय लोगों ने सीएम से शिष्टाचार भेंट की और सीएम का धन्यवाद किया। सीएम धामी ने सभी से मिलकर आभार जताया। वहीं सीएम धामी खटीमा में आयोजित कार्यकर्ता संवाद में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। इसलिए मायावती आश्रम नहीं पहुंच पाए, लोहाघाट में मायावती आश्रम, तो उनका विशेष लगाव उत्तराखंड की धरती से रहा है। उसके कारण से उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते, हर चुनाव में लोगों ने मोदी जी को अपने परिवार का मानते हुए, क्योंकि मोदी जी हमेशा उत्तराखंड को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार के लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर 5 सीटें 2014 में, 5 सीटें 2019 में यहां से जिताकर गई। लेकिन हर 14 से 14 और 19 में अंतर ये था कि 14 में जितने वोट मिले थे उससे अधिक वोट 2019 में मिले थे। इसलिए हम सबके समझ इस चुनाव की चुनौती भी है कि 2019 से भी ज्यादा मतों से इस बार हमने यहाँ से जिताकर भेजना है, क्योंकि जो लोग चुनाव में काम करते होंगे सबको पता है कि 14 में जितने मत मिले थे 19 में उससे ज्यादा मिले थे, 19 में बहुत ज्यादा मिले थे। इसलिए 24 के लिए हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है और साथ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप देख रहे होंगे अभी हमारे जनरल जी बोल रहे थे और उधर से हमारे गोयल जी बोल रहे थे कि आज देश में अनेक काम ऐसे हो रहे हैं जिसका सौभाग्य देवभूमि को मिल रहा है। देवभूमि उसमें आगे बढ़कर जो है काम कर रही है। मैं मुख्य सेवक हूँ तो मेरा काम ले रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, चाहे आज वो समान नागरिक संहिता प्रदेश के अंदर उसका विधेयक बनाना हो, उसका कानून बनाना हो, इसको माननीय राष्ट्रपति जी ने भी जितना अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, उन्होंने भी हमको उसका अनुमोदन दे दिया है। जल्दी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। इसके अलावा नकल का अध्यादेश जो हम लेकर आए उसके बारे में आप सबको पता है कि पहले के दिनों में किस प्रकार से नकल के कारण से जो हमारे मेधावी बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले, उनके जब भी वो परीक्षा में भाग लेते थे, परीक्षा में उनका नाम आना ही नहीं, चयन किसी और का हो जाता था। मेहनत कोई करते थे, वो हताशा निराशा में जीवन जीने को मजबूर थे। उनके माता पिता जो बड़ी अपना पेट कम करके, यानी कि खाना नहीं कम खाकर, कपड़े न पहनकर, अपनी आवश्यकताएं मिनिमम कर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, उनका इंतजाम करते थे। उन माँ बाप के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर किस प्रकार की स्थिति होती थी जब सब कुछ होने के बाद, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाता था। भाई बहनों, जब से हमने नकल का अध्यादेश लागू किया, ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आचार संहिता लगने से पहले एक दिन में 3 विभागों के, 3-4 विभागों के जो चयन होने वाले अभ्यर्थी भाई बहन हमारे थे, उनको हर एक दिन नियुक्ति पत्र प्रदान करता, हर एक दिन, और हजारों हजार की संख्या में नियुक्तियां हुई हैं और बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई। पूरे प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण है। आज हर प्रतिभागी परीक्षा में तैयारी करने वाले ये विश्वास हो गया कि अगर हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ईमानदारी से हमारा चयन हो जाएगा। क्योंकि अब नकल की संभावना 0.001% भी नहीं है। कोई नकल नहीं हुई, आपने देखा होगा। आप देख रहे होंगे कई जगह पर रोज समाचार में आता है, आज यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पर परीक्षा दोबारा करवानी पड़ रही है, ये परीक्षा निरस्त करवानी पड़ रही है, कितने लोगों को आज जेल में भेजना पड़ रहा है। ये सारा काम
आज अनेक दूसरी जगह पर हो, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर पूरी तरह से आज इस पर रोक लगी, पूरी तरह से रोक लगी। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो हमारे प्रतिभागी भाई बहन है, नौजवान युवा, वो उन सब क्या आत्मबल बढ़ा। वहीं उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तो इस बार बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड दौरे पर आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने राज्य के लिए केंद्र नेतृत्व से विनती की है कि लोकसभा स्तर पर स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की संख्या ज्यादा हो। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी जैसे अनेकों नाम शामिल किए गए हैं जो केंद्र को भेजे हैं, जिसको लेकर 1-2 दिन में स्टार प्रचारक सूची केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। देखिए, हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। जब भी तिथि आएगी उसकी रचना बनाएंगे। हमने जो स्थान दिए केंद्र उसमें अपनी सहमति देगा, उन स्थानों पर प्रधानमंत्री की रैली के कार्यक्रम अभी से हमने रैली प्रमुख अपने लोकसभा में बना दिए, विधानसभा स्तर पर बना दिए। बड़ी संख्या की रैली होगी, अभूतपूर्व रैली। उनके अलावा और कोई नेता की भाई साहब, हमने अपने स्टार प्रचारकों की सूची, परसों हमारी बैठक थी, किस विधानसभा, किस लोकसभा, किस नेता की डिमांड है वो नाम हमने भेजे हुए हैं। जैसे उसकी जानकारी केंद्र से आती है वो भी हम आप सार्वजनिक करें। खबर रुड़की से है, जहां प्रदेश में चुनावी जनसभाओं की शुरुआत हो गई है। रुड़की के शेरपुर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोगों के वो आभारी हैं कि लोगों ने उनका इतना सम्मान किया है। वहीं उन्होंने लोगों से कहा कि वो भी लोगों का हर तरह से विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। मैं गदगद हूं। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश मैंने देखा है, जिस तरह की उपस्थिति देखी है, ये लिस्टेड कार्यकर्ताओं की बैठक थी और 100% उपस्थिति यहाँ पर रही है। मैं आश्वस्त हूँ कार्यकर्ताओं के इस उत्साह से, इस जोश से कि हरिद्वार जनपद से इस बार हरिद्वार लोकसभा हम 5 लाख से अधिक वोट। देखिए, हम लोग तो हमेशा जब तैयारी करते हैं चुनाव की तो हम 51% की तैयारी करते हैं, सब एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल सीट से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के कर्णप्रयाग पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार तक रोड शो किया। कर्णप्रयाग में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चौमुखा विकास हो रहा है। जबरदस्त माहौल है। लोगों ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। लोग इतने उत्साहित हैं, सड़कों पे निकल के आ रहे हैं, घरों से निकल के आ रहे हैं और वाकई जो उत्साह है उसको देख के लगता है कि वास्तव में देश में 400 पार होने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे देश में उत्साह। और मैं गढ़वाल लोकसभा में जब से घूम रहा हूँ मैं देख रहा हूँ जनता बहुत उत्साहित है मोदी जी के प्रति। मोदी जी को जो दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के प्रति उनके मन में विचार है और वो चाहते हैं कि इस बार और सशक्त तरीके से सरकार बने, जिससे विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो सके। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। श्रीनगर गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के खांकरा और रुद्रप्रयाग बाजार के कई क्षेत्रों से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का फूल मालाओं के साथ जोरदार
स्वागत किया। देखिए, इस बार हमने लक्ष्य रखा है 5 लाख पार और पूरे प्रदेश में 25 लाख 5 सीटों पे 5 कमल के फूल मोदी जी को देने हैं। और पूरा उत्साह जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे जनता निकल के आ रही है, ये चुनाव अब कार्यकर्ता और नेताओं से निकल के जनता ने ले लिया है और पूरा का पूरा चुनाव जनता लड़ा रही है, बड़े मार्जिन के साथ जीतने के लिए लड़ा रही है और 400 पार करना है और विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करना है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी कहते हैं कि पूरे देश में विकास का मंत्र चल रहा है। हमें विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल बनाना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। उत्तराखंड और गढ़वाल को आदर्श क्षेत्र घोषित कराना होगा। अनिल बलूनी गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। जीत के बाद उन्होंने बताया कि विकसित गढ़वाल बनाना उनका लक्ष्य है। देखिए, पूरे देश में विकास का मंत्र है। उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ रही है, पलायन के खिलाफ, और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सर्जन हो वो करना है। उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है। इसी के लिए संकल्प है। कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस नेस्तानभूत हो गई है। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। जो लोग राजनीति में एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो विकसित उत्तराखंड के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वह सब लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आप देखिएगा, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में एक बयार बह चुकी है। जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनका भी इस विकास में जो गिलहरी के बराबर उनका योगदान होगा वह भी हम सब लोग। देखिए, मेरा जिस तरह का राजनीति का मेरा चरित्र है और जिस तरह से मैं राजनीति करता हूँ, मैं किसी को नहीं देखता हूँ। केवल अपने गढ़वाल की जनता, यहाँ पर जो विकास करना है उसके लिए काम करना है। यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार मिले, यहाँ पलायन कैसे रुके, यहाँ पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे यहाँ नई नई सुविधाएं आए, इसके लिए काम करना है। मैं तू मैं की और अनाप शनाप की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीति में जो डिस्कोर्स है वो तय हो और राजनीति में विकास की हम लोग बात करें, विकास पे चर्चा करें। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव चलने दीजिए, कुछ दिनों के बाद गाली गलौज बंद कर देंगे और ये विकास की बात करना शुरू करेंगे। आप सब लोग मिलकर इनको मजबूत। आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने दिव्यांग और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टर बैलेट के जरिए घर से मतदान करने का ऑप्शन दिया है। लिहाजा चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में एआरओ हल्द्वानी ने सभी बीएलओ की बैठक हुई, जिस पर जानकारी देते हुए घर से पोस्टर बैलेट के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है। बीएलओज को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो बीएलओज को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं, जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके खत्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम हैं बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना है। तो इसी प्रक्रिया के संबंध में आज हल्द्वानी विधानसभा के जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया गया था और सामग्री दी गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। देहरादून के डीएम कार्यालय में भी बैरिकेडिंग समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। ये नामांकन प्रक्रिया 27 मार्च तक चलने वाली है। वहीं नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का रखा गया है, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समेत कई निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकते हैं।
20 मार्च से नामांकन की जो प्रक्रिया है पहले चरण के लिए वो शुरू हो चुकी है। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। मैं देहरादून के डीएम कार्यालय में हूँ और यहाँ पर जो टिहरी लोकसभा सीट है उसके जो नामांकन पत्र हैं वो भरे जाएंगे। अभी तक मैं बात करूँ तो एक नामांकन पत्र निर्दलीय से भरा जा चुका है। कांग्रेस और भाजपा की मैं बात करूँ तो कोई भी वरिष्ठ जो पार्टी है उसका कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। भाजपा ने अपनी डेट फाइनल कर दी है जिसमें 26 मार्च का जो दिन है वो यहाँ पर आने का रखा गया है। तो जो टिहरी लोकसभा से जो प्रत्याशी है राजे माला लक्ष्मी शाह वो यहाँ पर पहुँचेगी और अपना नामांकन भरेगी। मैं यहाँ पर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाना चाहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, साथ साथ बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये सुनिश्चित किया गया है जो रूल्स यहाँ पर है जो आचार संहिता में होते हैं उसका पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। ये कोशिश की जा रही है, साथ साथ CCTV की मदद से भी ये कोशिश की जा रही है कोई उल्लंघन ना करे जो आचार संहिता का। आज से 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये पूरा नामांकन पत्र का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। उसके बाद 28 मार्च की मैं बात करूँ तो नामांकन जो पत्र है उसकी जाँच की जाएगी। 30 मार्च तक जो प्रत्याशी है अपने नाम वापसी ले सकते हैं। तो तमाम तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तौर पर देखने को मिल रही है। तो माना जा सकता है समीकरण क्या निकलेगा, जो बाकी प्रत्याशी हैं वो कब अपना नामांकन यहाँ पर भरेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं या फिर कहा जाए लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो आज से हो चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो भी आज प्रचार प्रसार अपना तेज करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। हाल ही में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि राजधानी देहरादून के अंदर जितने भी सिटी बस हैं और विक्रम डीजल के चल रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि देहरादून के अंदर जितने भी डीजल वाहन हैं, चाहे इसमें सिटी बस हो या फिर विक्रम हो, उनको बाहर करने का फैसला लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी 15 मार्च को जारी कर दिया गया था। और इसके बाद भी ऐसे बस चालक या फिर विक्रम चालक हैं जो अपनी गाड़ियां को स्क्रैप करते हैं तो उनको एक मुफ्त राशि 15 लाख रुपए बस को स्क्रैप करने पर मिलेगी और 72 घंटे में ही पैसे उनके खातों में दिए जाएंगे। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ने हमारे पॉलिसी पास करी है, इसके अंतर्गत देहरादून शहर में जितनी भी सिटी बसेस हैं और जितने भी डीजल से संचालित विक्रम हैं, इन लोगों को बदलकर हम नई सिटी बसेस लाने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत एक मुश्त सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति जो परमिट होल्डर है और जिसके पास संचालित रजिस्टर्ड बस है वो अपनी बस को स्क्रैप कराते हैं और स्क्रैप कराने के पश्चात हमारे पास आते हैं तो वो नई बस लेकर आए, उनको हम परमिट देंगे और जैसे ही गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी उसके 72 घंटे के अंदर उनको 15 लाख रुपए की सब्सिडी मैक्सिमम या जो कीमत है एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी की उसका 50% देंगे। देखिए, जिसको भी अप्लाई करना है वो हमारा पोर्टल बनने की प्रक्रिया में है। जैसे ही हमारा पोर्टल बन जाएगा उस पोर्टल पर वो अप्लाई करेंगे और हमारे जो परमिट सेक्शन है वहाँ पर बताएंगे कि साहब मेरी बस ये है जिसके सारे कागज़ ये हैं और इस बस को मैं स्क्रैप कराने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद हम उनका परमिट को सरेंडर कर लेंगे, उसके बाद वो अपनी बस स्क्रैप करा सकते हैं। स्क्रैप कराने के बाद जैसे ही नई बस लेंगे वो हमारे पास आए, उनकी हम बस भी रजिस्टर करेंगे, उनको नया परमिट भी देंगे। आज को नोटिफिकेशन हुआ था और ये 15 मार्च 2025 तक ये लोग अपनी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। देहरादून शहर के लिए साल भर का एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है और इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आकर, चाहे वो सिटी बस का ओनर हो या फिर वो विक्रम का ओनर हो, इस सब्सिडी का फायदा उठा सकता है। खबर मंगलौर से है, जहां लगातार बिजली कटौती से परेशान सैकड़ों किसान बिजली घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने बिजली विभाग पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझकर बिजली कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ाकर भेज रहे हैं। फ्लोर बिजली घर पर धरना दिया हमने 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के 80 महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो अघोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छापेमारी करी जा रही
और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा। और ठीक कराने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने। ये किसानों की जो अघोषित बिजली के कट है, जब पानी देने का टाइम हो जाता है तब ये कह देते हैं एक्शन को फ़ोन करो, ये जी ऊपर से कट रही, ऊपर से कट रही, पता नहीं भगवान ही काट रहा किसानों के लिए बिजली, बताते नहीं है कुछ भी। और ये जो बिजली में बिलों में हेरा फेरी कर रखी, ये जो छोटे लाइनमैन हैं इनके पैसे खाने का ये काम बना हुआ है। तो इन्हें बहुत समझाने पे जब ये कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इनका ऐसी एक्शन कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आज फिर शास्त्री जी ने फैसला किया था यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।